हेलो बच्चों, वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत का ये 10वां वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो मनुष्य में लिंग का कैसे निर्धारण होता है, यानी होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगी, कैसे मेल होता है और कैसे फीमेल होती है, इस बारे में हम आज जानेंगे। जैसा कि बच्चों तुम्हें पता है कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और इन 23 जोड़े गुणसूत्रों में 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, चाहे पुरुष में हो चाहे स्त्री में हो। तो 22 जोड़े गुणसूत्र जो हैं एक समान होते हैं। इन्हें जो है क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो फीमेल में अलग तरह का होता है और मेल में जो है अलग तरीके का होता है, क्योंकि ये 23वां जोड़ा जो है लिंग का निर्धारण करता है, यानी मेल होगा या फीमेल होगी। यही 23वां जोड़ा जो है इसको निश्चित करता है। इसलिए इस 23वें जोड़े को क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर के 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में एक क्या होता है, एक गुणसूत्र बड़ा होता है, एक क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। और इनको जो है एक्स और वाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसी प्रकार जो है मादा का जो 23वां जोड़ा होता है, यानी लिंग गुणसूत्र होता है, वो एक ही समान होता है। उसमें जो है जैसे मेल में देखा तुमने, एक एक्स है और एक वाई द्वारा दिखा रखा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों गुणसूत्र क्या हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में जो है दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए हम उसको जो है एक्स और एक्स के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। तो जैसे तुमने मेल में देखा कि दो प्रकार के जो है इसमें क्या है, गुणसूत्र हैं। एक एक्स प्रकार का है, एक वाई प्रकार का है। तो जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट भी जो है दो प्रकार के बनते हैं। गैमेट भी क्या बनते हैं, दो प्रकार के। एक ऐसा गैमेट बनता है नर में जिसमें क्या होते हैं, एक्स क्रोमोजोम होते हैं, और दूसरा ऐसा गैमेट बनेगा जिसमें क्या कैसे क्रोमोजोम होंगे, वाई क्रोमोजोम होंगे। यानी जब गैमेट बनेंगे यानी शुक्राणु बनेंगे, तो शुक्राणु जब बनेंगे तो उस समय जो है 22 तो क्या आएंगे, ऑटोसोम्स आएंगे, और उसके साथ जो है या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा। तो माना कुछ गैमेट ऐसे बने जिनमें जो है 22 क्या आए, ऑटोसोम्स आए, और 23वां कौन सा आया, 23वां गुणसूत्र एक्स आया। जैसा कि तुमको पता है कि जब शुक्राणु यानी युग्मक बनते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है 22 ऑटोसोम्स आएंगे और एक क्या आया, माना एक्स क्रोमोजोम आया। एक्स कौन सा है, ये अलग सा, ये जो है लिंग गुणसूत्र है। लिंग वो भी कहां से आया, मेल से। ठीक है। दूसरा जो है इसमें जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे क्या, 22 जो है ऑटोसोम्स आएंगे, और दूसरा जो लिंग गुणसूत्र है किसका, मेल का, वो आएगा। यानी 22 प्लस वाई यानी 23 गुणसूत्र हो गए किसमें, शुक्राणु में। ठीक है। तो इस तरीके से दो प्रकार के क्या बन गए, शुक्राणु बन गए या नरयुग्मक बन गए। कुछ तो क्या बने 22 प्लस एक्स, और कुछ बने 22 प्लस वाई। लेकिन मादा में ऐसा नहीं होता। मादा में सारे कैसे बनते हैं, अंडाणु 22 प्लस एक्स वाले ही बनते हैं। और जब अंडाणु का निषेचन शुक्राणु से होता है तो क्या उत्पन्न होती है, संतान उत्पन्न होती है, जायगोट बनता है। जायगोट जो है जायगोट में जो है विभाजन होते हैं और भ्रूण बनता है, भ्रूण का विकास होता है और शिशु बनता है। तो यहाँ पे जो है अंडाणु का जब 22 प्लस एक्स वाले शुक्राणु से क्या होता है, निषेचन होता है, तो मादा शिशु जन्म लेगी। लेकिन अगर अंडाणु का जो है 22 प्लस वाई वाले
शुक्राणु से निषेचन होता है तो यहाँ पे कौन पैदा होगा? यहाँ पे मेल शिशु पैदा होगा। तो यानी यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि लिंग निर्धारण में जो है पुरुष के शुक्राणु जो है अहम भूमिका निभाते हैं। अब इसको जो है रेखा चित्र के द्वारा देख लेते हैं। ये मनुष्य में लिंग निर्धारण का रेखा चित्र है। इसमें जो है मादा को लिया गया है, उसके जो है जो लिंग गुणसूत्र हैं उनको हम कैपिटल एक्स के द्वारा दिखाते हैं, जबकि नर के लिंग गुणसूत्रों को एक्स और वाई के द्वारा दिखाते हैं। अब इनमें क्या होगा? युग्मक बनेंगे। युग्मक बनेंगे तो शुक्राणु जो है क्या गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? आधा आधा हो जाएंगे। तो ये आधा आधा हो गए। यहाँ फीमेल में जो है एक्स एक्स हो गए और मेल में क्या हो गए? एक्स और वाई हो गए, यानी अलग अलग हो गए ये। तो यहाँ पे यदि फीमेल का एक्स मेल के एक्स से मिलता है, यानी निषेचन होता है ऐसे गैमेट का, तो मादा शिशु उत्पन्न होगी। या फीमेल का जो है एक्स अगर मेल के वाई गैमेट से निषेचित होता है तो क्या होगा? एक्स वाई यानी नर पैदा होगा। तो इसी तरीके से मैक्सिमम यानी 100% 4 संतानें दिखा रखी हैं यहाँ पे। तो 50-50 चांस हैं। 50% जो हैं मादा शिशु होने के चांस हैं और 50% क्या है? नर होने के चांस हैं। अगला जो टॉपिक है वो है लिंग सहलग्नता। सहलग्नता हमने पहले भी पढ़ा, यानी सहलग्न होना यानी जुड़ना। तो यानी किस पे जुड़ना? गुणसूत्रों पे। ठीक, यहाँ पे लिंग सहलग्नता है यानी लिंग गुणसूत्रों पर जुड़ना। तो लिंग सहलग्नता का क्या मतलब है? ये जो है T.H. मॉर्गन ने इसको समझाया था कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में यह प्रकृति होती है कि वे क्या है? मौलिक संयोजन में रहते हैं और एक ही युग्मक में प्रवेश करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि गुणसूत्रों का यह गुण होता है कि गुणसूत्रों में जो जीन होते हैं, जीनों का यह गुण होता है कि वो एक साथ ही वंशानुगत होना चाहते हैं। जीन्स की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। अगर ऐसे जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित हैं तो वो क्या कहलाते हैं? लिंग सहलग्नता कहलाती है। और जब लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन्स को, इन्हीं जीन्सों को क्या कहते हैं? जो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। और इनकी वंशानुगति को क्या कहते हैं? लिंग सहलग्नता कहते हैं। तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जैसे अभी बताया कि पुरुष में जो है एक्स और वाई द्वारा दिखाते हैं, महिला में जो है एक्स एक्स द्वारा दिखाते हैं। यदि इन गुणसूत्रों पर किसी बीमारी के जीन लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं? लिंग सहलग्नता दिखाते हैं। और ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं? लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो लिंग गुणसूत्रों, जिनके जीन जो है लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और वो वंशानुगत होते हैं। तो ऐसी बीमारियां हैं जैसे वर्णांता और हीमोफीलिया। ठीक है ना? तो वर्णांता और हीमोफीलिया को हम अलग से समझ लेते हैं। यहाँ पे अलग से बता रखा है लिंग सहलग्न रोग। ऐसे रोग जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग सहलग्न रोग कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया और वर्णांता हो गया। ठीक है, पहले हीमोफीलिया को देख लेते हैं। हीमोफीलिया
एक ऐसा रोग है जो अगर किसी व्यक्ति को है और उस व्यक्ति का अगर कहीं कट जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त जो है लगातार बहता रहता है। ऐसे रोग को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। तो मनुष्य में जो हीमोफीलिया रोग होता है वो लिंग संलग्न है और इसका जीन जो है एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। किस पे स्थित होता है? एक्स गुणसूत्र पे, वाई गुणसूत्र पे नहीं होता है, बल्कि किस पे है? एक्स गुणसूत्र। मेल में भी एक्स होता है एक, फीमेल में दोनों एक्स होते हैं। तो इसका गुणसूत्र किस पे होता है? इसका जीन किस पे होता है? एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। जब ये पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तो वो पुरुष जो है हमेशा क्या होता है? हीमोफिलिक होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को कि जब पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है तो वो पुरुष क्या होगा? हीमोफिलिक होगा। लेकिन जब स्त्री के एक एक्स पर, क्योंकि स्त्री के पास दो एक्स हैं, जब स्त्री के एक एक्स पर क्या होगा? हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होगा तो वो इस बीमारी से ग्रसित नहीं होगी, केवल जो है वाहक होगी, कैरियर का काम करेगी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करेगी इस बीमारी को। ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरे एक्स गुणसूत्र का प्रभावी जीन इसे दबा देता है। वो क्यों वाहक होती है? वो केवल कैरियर क्यों होती है? या वो हीमोफीलिया से ग्रसित क्यों नहीं होती है? जब उसके एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन स्थित होता है तो महिला जो है हीमोफीलिया से ग्रसित इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसका दूसरा एक्स गुणसूत्र क्या करता है? प्रभावी होने के कारण इस गुण को दबा देता है। ठीक है, मादा तभी हीमोफिलिक होती है जब हीमोफीलिया रोग के जीन उसके दोनों एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाएं। दोनों एक्स में अगर हीमोफीलिया के जीन हैं तो वो महिला भी क्या होगी? हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। ठीक है, और पुरुष के केवल एक एक्स पे यदि हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है तो वो पुरुष क्या होगा? हीमोफिलिक होगा, यानी हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। हीमोफीलिया की वंशानुगति को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक सामान्य पुरुष है और उसकी शादी होती है वाहक स्त्री से। वाहक स्त्री यानी जिसके केवल एक एक्स क्रोमोसोम पर क्या है? हीमोफीलिया का जीन है, उसी को तो कहेंगे वाहक स्त्री। तो अगर उनकी संतानें होती हैं तो उनकी संतानों में किस प्रकार से हीमोफीलिया की वंशानुगति होगी? तो सामान्य जब उनके बच्चे होंगे तो सामान्य पुरुष तथा सामान्य स्त्री जो है, यानी मेल और फीमेल जो उत्पन्न होंगे वो केवल 25%, वो भी सामान्य सामान्य कितने पैदा होंगे? 25% होंगे। हीमोफिलिक कितने लड़के पैदा होंगे? 25%। ठीक है, लड़के सामान्य 25% लड़के जो हैं सामान्य होंगे, 25% जो हैं हीमोफिलिक होंगे। इसी प्रकार 25% लड़कियां जो हैं वाहक होंगी और 25% जो हैं सामान्य होंगी। ठीक है, लड़कियां यहाँ पे जो है कोई भी क्या नहीं हुई? ग्रसित नहीं हुई। किस केस में? जब सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री की शादी होती है तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें जो है क्या होगा? एक एक बच्चा यानी एक लड़का सामान्य होगा, एक लड़का जो है हीमोफिलिक होगा, एक लड़की जो है वाहक होगी और एक लड़की जो है क्या होगी? सामान्य होगी। सामान्य का मतलब वो हीमोफिलिक नहीं है और न तो वाहक है। इसको रेखा चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। एक सामान्य पुरुष है, दूसरी जो है क्या है? वाहक स्त्री है। अगर इन दोनों की शादी होती है तो देखते हैं इनकी संतानें कैसे कैसे पैदा होती है। तो सामान्य पुरुष के लिए XY, उसके जो लिंग गुणसूत्र हैं वो लिखे हुए हैं। वाहक स्त्री के एक एक्स क्रोमोसोम पे क्या है? हीमोफीलिया का जीन है।
तो यहाँ पे दिखा रखा है वाहक स्त्री के 2 एक्स हो गए, एक एक्स पे एच लिखा हुआ है, यानी ये स्त्री क्या है, वाहक है। वाहक इसलिए हुई क्योंकि इसके एक ही एक्स पे क्या है, हीमोफीलिया का जीन है। ठीक है, ये युग्मक बन गए। ठीक है, और पुनेट स्क्वायर से देख लेते हैं, इन युग्मकों को मिलाते हैं। तो पहले खाने में दिख रहा है तुमको एक्स, और एक्स पे क्या है, हीमोफीलिया का जीन है, और वाई, यानी पहली बात तो ये है कि ये क्या है, मेल बच्चा है, और ये मेल बच्चा है तो इसका एक एक्स पे, एक ही एक्स इसके पास है, इसके एक्स पे जो है हीमोफीलिया का जीन है, यानी ये बच्चा जो है हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। दूसरा बच्चा है एक्स वाई, यहाँ कहीं हीमोफीलिया का जीन नहीं दिख रहा है, यानी ये क्या होगा, सामान्य पैदा होगा। तीसरा जो संतान है उसमें 2 एक्स हैं और एक एक्स पे जो है एच लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी ये बच्चा क्या होगा, ये फीमेल होगी, और ये फीमेल जो है वाहक होगी हीमोफीलिया की। और चौथी जो संतान हुई उसमें दोनों एक्स हैं और दोनों जो हैं हीमोफीलिया से मुक्त हैं। दोनों गुणसूत्र क्या हैं, हीमोफीलिया जीन से मुक्त हैं, मतलब ये फीमेल जो है क्या होगी, सामान्य होगी। इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स वाई यानी सामान्य नर, एक्स पे जो है जीन है एच, और वाई ये ग्रसित नर हो गया। उसी प्रकार जो है फीमेल हो गया, फीमेल के एक एक्स पे जो है एच है, वाहक मादा हो गई, और एक एक्स है यानी सामान्य मादा हो गई। दूसरा जो लिंग संलग्न रोग है वो है वर्णांता। वर्णांता एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को जो है अंधेरा होते ही कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो वर्णांता रोग के जीन भी जो है हीमोफीलिया की तरह एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी रूप से पाया जाता है। ठीक है, जैसे हीमोफीलिया में है वैसे ही वर्णांता में भी ये जो है किस पे पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पे। चूंकि पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, अगर वर्णांता का जीन पुरुष के एक एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है तो वो पुरुष जो है वर्णांता का शिकार हो जाता है। जबकि स्त्रियों में 2 एक्स होते हैं, एक एक्स पे अगर वर्णांता का जीन है तो वो महिला जो है क्या होती है, केवल वाहक का काम करती है, वर्णांता से ग्रसित नहीं होती है। जैसे हीमोफीलिया में बताया कि दूसरा एक्स जो है प्रभावी होने के कारण इस अप्रभावी लक्षण को क्या कर देता है, दबा देता है। ठीक है, लेकिन ऐसी स्त्री क्या होती है, इस जीन को जो है अपनी संतानों में पहुंचा सकती है। स्त्रियों में वर्णांता तभी प्रदर्शित होती है जब वर्णांता के जीन जो है उसके दोनों गुणसूत्रों पर स्थित हो। ठीक है, तो हीमोफीलिया और वर्णांता दोनों के जो जीन होते हैं वो किस पे होते हैं, एक्स गुणसूत्र पे होते हैं। और इस संबंध में जो है सवाल पूछे जाते हैं कि अगर जो है कोई पुरुष है और वो जो है वर्णांता का शिकार है, उसकी एक सामान्य यानी जिसको वर्णांता नहीं है ऐसी महिला से शादी होती है, तो उनके बच्चों में वर्णांता का क्या करो, वर्णांता का वर्णन करो कि कितने बच्चों में जो है वर्णांता हो सकती है और कितने जो है वाहक हो सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल को जरूर करना कि अगर वर्णांता से ग्रसित व्यक्ति की एक सामान्य महिला से शादी होती है तो उनके बच्चों में वर्णांता किस प्रकार से आएगी।